नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हो। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है और आज अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें 11:10 वो समय जब अलीगढ़ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी कोर ग्रुप की बैठक करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज ही 3 बजे धनीपुर में शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम। अलीगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये तमाम कार्यक्रम आज प्रस्तावित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ जाएंगे। अलीगढ़ दौरा आज पार्टी कोर ग्रुप की आज बैठक भी होनी है, जिसमें खुद डिप्टी सीएम शामिल होंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। विकास की राह जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में निरीक्षण भी करते हुए दिखाई देंगे। इन सभी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और समय 3 बजे कार्यक्रम प्रस्तावित धनीपुर में शक्ति केंद्र में एक कार्यक्रम है जिसमें खुद शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज अलीगढ़ दौरा। अलीगढ़ जाएंगे और तमाम उनके कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। पार्टी कोर ग्रुप की बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। खास बात यह क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास के पथ पर काम किया जा रहा है, उन विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्योंकि आज अलीगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, किस तरह का आज कार्यक्रम प्रस्तावित रहेगा, क्या आज उनके डे प्लान में शामिल होगा? बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज अलीगढ़ का दौरा है और लमसम 11 बजे उप मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुंचेंगे। अलीगढ़ का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि अगले कुछ दिनों में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है और अलीगढ़ ही वो सीट है, सहारनपुर 2 सीटें हैं जो पिछली बार मेयर की जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई, हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस बार सभी सीटों जो मेयर की सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है। सभी नगर निगमों में कब्जा करना चाहती है। पिछली बार 16 सीटों पर नगर निगम की सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 14 नगर निगम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। वहीं 2 सीटें जो थी वो बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। साथ ही साथ इस बार जो है 17 नगर निगम पर चुनाव होना है क्योंकि इस बार एक नगर निगम सहारा शाहजहांपुर बड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये जो कार्यक्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री 11 बजे उप मुख्यमंत्री 11 बजे वहाँ पहुँचेंगे। वहां पर जाकर के कोर ग्रुप की जो बैठक है पार्टी की वो करेंगे। कहीं ना कहीं बताएंगे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुनावी तैयारी करना, क्योंकि निकाय चुनाव है वो कहीं ना कहीं 2024 से पहले का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में किस तरीके से खेलना है सबको पता होता है। तो वही कहीं ना कहीं मार्गदर्शन आज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं करेंगे। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, कहीं ना कहीं उनको निर्देशित करेंगे कि जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी गति धीमी ना होने पाए। साथ ही साथ जो बजट आवंटन होता है
उसका दुरुपयोग ना होने पाए, तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर साथ ही साथ जो शक्ति केंद्र है वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर भी चर्चा जो है उप मुख्यमंत्री करेंगे। कुल मिलाकर समझे तो कहीं ना कहीं अब चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आ चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के, सभी जो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी के फिर से उनको प्रभार जिलों का दिया था। साथ ही साथ अपने पास 6 मंडल, दोनों डिप्टी सीएम के पास 6 मंडल रखे थे। अब त्यौहार खत्म हो चुके हैं, अगले कुछ दिनों में ही दौरे शुरू होने वाले हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों। मुख्यमंत्री हालांकि अमूमन सप्ताह में 2 से 3 दिन दौरों पर रहते हैं, चाहे वो हर जिले का निरीक्षण करते हैं। इन सबके बाद भी तमाम जो मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी अब दी जाएगी, वो जाकर के जिले जिले अपनी जो सरकार की नीतियाँ वो जनता तक पहुंचाए, साथ ही साथ जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश में जरा सी भी गड़बड़ किसी पार्टी के साथ होती है तो केंद्र में पहुंचना उसका मुश्किल हो जाता है। ये पहले काफी दिनों से कहा जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि पूरी ताकत झोंक दे। हालांकि पिछली साल का जो चुनाव, पिछली बार का चुनाव 2019 का लोकसभा का रहा था, वहां पर थोड़ी सीटें कम हुई थी, लेकिन उसका कारण था क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी और कहीं ना कहीं अघोषित रूप से कांग्रेस उनके साथ थी। लेकिन इस बार का जो गणित है वो अलग है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अलग अश्विनी, क्योंकि आज कई जो विकास योजनाएं हैं जिनका निरीक्षण डिप्टी सीएम करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल है जिसका आज निरीक्षण किया जाएगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग से योजनाएं चल रही हों या फिर तमाम अन्य विकास योजनाएं चल रही, सब जो महत्वपूर्ण योजनाएं अलीगढ़ को खूबसूरत बनाने वाली, आगे ले जाने वाली योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं का निरीक्षण उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा गया कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश भी पहले दिया है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनमें समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाए। तमाम अपने मंत्रियों से भी कहा कि आप कहीं भी निरीक्षण के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो कार्य चल रहा है विकास का, उसकी समय सीमा जरूर दिखेंगे कि वो समय सीमा में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कोई भी कार्य होता है अगर समय से पहले पूरा हो जाता है तो जनता को फायदा होता है, सरकार का पैसा बचता है, जिससे डबल फायदा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री तमाम तरह के जो विकास कार्य इस समय अलीगढ़ में चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। और अगली खबर मैनपुरी से, जहां मैनपुरी में सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की द्वेष भावना से काम कर रही है, लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के दौर में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हुआ था, फिर प्रदेश में कांग्रेसियों का सूपड़ा साफ हो गया। अब जब सरकार हिटलर शाही पर आती है तो इसी प्रकार से सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ते हैं, और जितना ही सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ता है उतना ही सरकार की विदाई का समय नजदीक आ जाता है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण, धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए एक धर्म विशेष के लिए सरकार की मेहरबानी कहीं न कहीं संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। स्वाभाविक रूप से आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है। वो यूपी सरकार के नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराने के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इजाजत दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक जिम्मेदार पद पर है, इसलिए वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शपथ लेते समय सभी के साथ इंसाफ करने का वादा किया था, इसलिए उनको अपने शपथ का ख्याल रखते हुए किसी विशेष समुदाय के लिए काम करने से के साथ ही दूसरे समुदाय के लिए भी काम करना चाहिए, तभी सभी लोगों का भरोसा कायम हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मजहबी कार्यक्रम का ऐलान किया है कि रामनवमी
और दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के ताल्लुक़ से जो घोषणाएं की हैं, ये उनका अपना ज़ाती काम है और ज़ाती बुनियादों पर हर शख्स को इस बात की संविधान ने इजाज़त दी है कि वह अपने मज़हब का प्रचार और प्रसार करे। एक ख़ास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं, 1-1 लाख रुपया हर ज़िले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए। तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। वह यूपी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर की खरीद करने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सरसों, चना और मसूर की खरीद समर्थन मूल्य करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये भी बताया कि किसानों को बीज का वितरण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि जायद सीजन में ज्वार, बाजरा और मक्का के आच्छादन के लिए संकर बीजों पर कुल 15,000 प्रति क्विंटल अनुदान और अधिकतम 50% की धनराशि अनुमान्य है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। आपको यह स्मरण होगा कि हम लोगों ने तिलहन और दलहन के इस साल 11 लाख निःशुल्क मिनी किट लगभग 11 लाख किसानों को उपलब्ध कराए। इससे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का आच्छादन हुआ और क्रॉप भी बहुत अच्छी है और इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है। वह यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब कोर्ट इस प्रकरण पर सुनवाई कर फैसला देगा, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार है। अनुमति के बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। और अब खबर मुजफ्फरनगर से। एसएसपी संजीव सुमन के निर्देशन पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। आपको बता दें कि मंसूरपुर कोतवाल रोजंद त्यागी के नेतृत्व में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान मंसूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद बदमाश घायल बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ दूसरा बदमाश जंगलों में फरार है और ये भी बताया कि कॉम्बिंग जारी है। इसी के साथ साथ लूट की घटना में फरार चल रहा था घायल बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मंसूरपुर कोतवाल रोजंद त्यागी और एसएसआई नवीन भाटी की बदमाशों के साथ मुठभेड़ इस वक्त जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत ये किया जा रहा है। तमाम जो बदमाश है उन सभी को शिकंजे में लेने की तैयारी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ से जुड़ी। फिलहाल एक बदमाश जंगल में फरार बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मंसूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और ये बाइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खबर मुरादाबाद से, जहां मुरादाबाद में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हल्की धाराओं में
मुकदमा लिखकर मेरा अपमान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि कार्रवाई करनी थी तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा या यूएपीए लगाया जाता। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमने भीड़ नहीं बुलाई थी, लोगों से हमने आह्वान नहीं किया था। रास्ते में जहां नमाज का वक्त होगा हम नमाज पढ़ेंगे। मार्च तो मुकदमा, मुझे लगता है कि मुकदमा मेरा अपमान है, क्योंकि कम से कम जब बेईमानी कर ही रहे हो तो फिर बड़ी बेईमानी करो। ये छोटी छोटी बेईमानियों का क्या मतलब? इस मुकदमे का क्या मतलब बनता है? कम से कम यूएपीए लगाई जानी चाहिए थी, कम से कम आतंकवाद का या देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाता तो कुछ अच्छा भी लगता। ये तो आप मेरा अपमान कर रहे हो एक तरह से। ये बेईमानियां जो हैं, मुकदमों से डराना, जेल से डराना, ये मुसलमान डरने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को मरवाने के लिए तैयार नहीं है। इससे हमारे देश में माहौल बिगड़ रहा है, देश में बेचैनी है। इस बेचैनी को हम किसी सूरत से कम करना चाहते हैं। वही खबर गोंडा से, जहां गोंडा जिले के कर्नलगंज में मरीज की मौत के बाद वरदान अस्पताल का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि वरदान अस्पताल का ना लाइसेंस है और ना ही रजिस्ट्रेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएचसी के ठीक सामने वरदान अस्पताल है। अस्पताल में, हॉस्पिटल में गलत इलाज से मरीज की मौत हो गई। वहीं मरीज की मौत होते ही अस्पताल का सारा स्टाफ गायब हो गया। आपको बता दें, वहीं सूचना पर पहुंचे एसीएमओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। और ये खबर गोंडा से, जहां बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है और कथित तौर पर इसमें इलाज में गड़बड़ी बताई जा रही है। सूचना पर जांच करने के लिए एसीएमओ पहुंचे। कर्नलगंज के अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज की मौत के बाद फर्जीवाड़ा दरअसल सामने आया। वरदान अस्पताल का ना ही लाइसेंस है और ना ही रजिस्ट्रेशन है, फिर भी जिम्मेदारों की नाक के नीचे ये अस्पताल खुला हुआ है। धड़ल्ले से ये किया जा रहा है। सीएचसी के ठीक सामने वरदान अस्पताल है, जिसके बावजूद भी किसी की इस पर नजर नहीं है। गलत इलाज की वजह से बताया जा रहा है कि मरीज की मौत हो गई है। वहीं रायबरेली में सिपाही पति से परेशान पत्नी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने सिपाही और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उसका कहना है कि शिकायत के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी सिपाही गाजीपुर में तैनात है। पीड़िता की कोर्ट मैरिज 15 मार्च 2022 को हुई थी। मेरा नाम आकाश आर्या है, जो इस समय कोतवाली में पोस्टेड हैं गाजीपुर में। तो ये रहने वाले लालगंज के हैं, लालगंज दशहरा। हाँ, कैसे क्या संबंध हुआ था आपका? हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ में पढ़ते थे। कब कोर्ट मैरिज कब की आपने? हमने कोर्ट मैरिज की थी 15 मार्च को की थी 2022 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब अच्छा चल रहा था, 6 महीने तक सब अच्छा चल रहा था। इसके बाद 6 महीने बाद सब बिखर गया। उसमें से दहेज की मांग होने लगी। इनके घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बनाने लगे। कहीं शिकायत की आपने? हाँ, मैंने कई जगह शिकायत की। मैंने गाजीपुर में भी की थी, मैंने सैदपुर में भी की थी, मैंने यहाँ रायबरेली में भी आके की थी, लेकिन वहाँ पे हमको कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं जाके यहाँ पे। और अब खबर आगरा से, जहां आगरा में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 8 साल की मासूम के साथ घिनौनी वारदात हुई है। पुलिस की 6 टीमें आरोपी की तलाश कर रही है और आपको बता दें कि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। और नाबालिग बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई, जिसका यह पूरा मामला प्रकाश में आया है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की 6 टीमें और
आरोपी की तलाश जरूर कर रही है, लेकिन इस वक्त कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आरोपी दूर बताया जा रहा है और नाबालिग बच्ची से दरिंदगी की ये घिनौनी वारदात का मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद 6 टीमें फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 6 टीमें गठित है, 6 टीमें तलाश कर रही है, लेकिन अब भी इसके बावजूद भी पुलिस की हाथ खाली बताए जा रहे हैं। आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। खबर आगरा से है, जहां सदर थाना इलाके के रोहता गांव में सगे साले ने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि हत्या के बाद आरोपी साला मौके से फरार हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए और मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। दरअसल मृतक अपनी पत्नी के साथ रोहता गांव में रहता था, जिसने करीब 10 महीने पहले लव मैरिज की थी। इसी बात को लेकर उसका साला नाराज चल रहा था। इसी नाराजगी के आरोपी ने अपने जीजा की हत्या कर दी है। दोनों सो रहे थे, सोते सोते इनका भाई आया है। भाई आ करके छोटा वाला और गोली देख के भाग ही गया है। कैसे आया था? बाइक से आया था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जगनेत। अच्छा, कहाँ पे घटना हुई है? 7 बजे ये रोहता गाँव। कोई मौत हो गई है? मौत हो गई है, एक्सपायर हो गई? हाँ, मौत हो गई, एक्सपायर लगी है गोली छाती में। वहीं चित्रकूट जिले के सिमदरहा गांव में दोहरे हत्याकांड के आरोपी नंदकिशोर का घर से 2 किलोमीटर दूर पिपरौली पुरवा में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका शव मिला। आपको बता दें, कल दोपहर को नंदकिशोर ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। वहीं 24 घंटे के अंदर 3 मौतों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। खबर मेरठ से, जहां प्रतिबंधित तेजाब के रिसाव से हड़कंप मच गया। बड़े कंटेनर में भरा तेजाब था और आपको बता दें लिसाड़ी गेट के मिलन पैलेस में अवैध तेजाब का स्टॉक था। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस बनी अनजान और तेजाब के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। अवैध रूप से रखा गया था ये तेजाब। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस अनजान बनी रही। रिसाव से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अवैध रूप से रखा गया था दरअसल ये तेजाब। पूरा मामला मेरठ का, जहां प्रतिबंधित तेजाब के रिसाव से हड़कंप मचा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़े कंटेनर में तेजाब भर कर रखा गया था। लिसाड़ी गेट के मिलन पैलेस में ये स्टॉक रखा गया था। अवैध तेजाब का ये स्टॉक है। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस में इस मामले में चुप्पी साध रखी है, अनजान बनी हुई है। तेजाब के रिसाव से अफरा तफरी मची थी। जब ये रिसाव हुआ तो आसपास अफरा तफरी मच गई। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से पूरा मामला अब सामने आया है, प्रतिबंधित तेजाब पाया गया है मेरठ में और इसके रिसाव से आसपास के इलाके में हड़कंप बताया जा रहा है, क्या ये पूरा मामला लापरवाही आखिर किसकी है?
देखिए, मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला है, जहां प्रतिबंधित तेजाब भारी संख्या में एक गोदाम में रखा हुआ था, जिसके हिसाब से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजाब को वहां से हटवाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंच करके उसको वहां से हटाया। कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए थानेदार को थाने के अंदर जितने भी अवैध कारोबार है सबकी जानकारी रहती है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है। पुलिस जो ऐसे लापरवाह अफसर हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो थाना प्रभारी से लेकर के क्षेत्र चौकी प्रभारी जो होता है, बीट प्रभारी होता है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही के चलते ये कल बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां से रिसाव को खत्म करवाया, उसको निकाल करके वहां से अलग खड़ा करवाया। देखा जाए तो भारी संख्या में प्रतिबंधित तेजाब मेरठ के अंदर एक लिसाड़ी गेट क्षेत्र की एक बंद फैक्ट्री में खड़ा हुआ था। देखा जाए तो शहर के अंदर लगातार इसी तरह से सप्लाई हो रही है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, किसी भी तरह से प्रतिबंधित तेजाब कहीं भी पाया जाता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। पुलिस ने वहां से तेजाब को तो हटवा दिया, अभी तक ना कोई मुकदमा दर्ज किया है, ना किस व्यक्ति का था, ना इस चीज को खंगालने में भी पुलिस जुटी है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी है वो सबसे बड़े लापरवाह है। कहीं ना कहीं इसी तरह से हर रोज जो माफिया है वो फल फूल रहे हैं, उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं अतुल, क्या कोई हताहत की भी खबर इस पूरे घटना के दौरान? देखिए, जब रिसाव होता है तो रोड पर वो तेजाब प्रतिबंध तेजाब रोड पर निकल आता है, वहां पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाती है। क्योंकि देखिए, रोडों पर देहात क्षेत्र के अंदर शहर के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ बच्चे खेलते रहते, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चों से अगर तेजाब लग जाता तो बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती थी। लोग जो निकल रहे थे उनके भी पैर में तेजाब लगने से बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन पहले ही उसकी सूचना मिल जाती है। क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी मचती है। कई घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, तब उसको वहां से हटवाने का काम करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।